गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस। तो मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस, एज यू नो, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस and measurement of resistance can be done by an apparatus which is called Wheatstone bridge. So we will be using the Wheatstone bridge method. It consists of 4 arms containing the resistances R1, R2, R3 and R4. When the current flows through the circuit, the variable resistance is so adjusted to get a no current position, and this is indicated by no deflection in the galvanometer and is called a null point. So here is your Wheatstone bridge. इसमें R1 जो है वो variable resistance है और unknown resistance R2 है और R3 and R4 known है। तो R1 हम खुद से निकालते हैं resistance box से, एक सिलेक्टेड रेजिस्टेंस को निकालते हैं, और नल पॉइंट या गल्वानोमीटर जो है वो हमें वो पॉइंट देता है जब इनका बैलेंस बना हुआ है आपस में, दैट इज R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। जब ये बैलेंस बनेगा उस टाइम पे गल्वानोमीटर में कोई रीडिंग नहीं आएगी। तो उस टाइम पे जो रिलेशन होता है वो होता है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। अब इन 4 वैल्यूज में से अगर 3 आपको पता है तो चौथी R2 अननोन जो है वो निकल जाएगी। R2 विल बी R1 इंटू R4 अपॉन R3। इस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं और उसका रेसिप्रोकल करके हमें कंडक्टेंस मिल जाती है। लेकिन ये तो था अगर मेटालिक कंडक्टर हमारे पास होता, लेकिन आयनिक सॉल्यूशन की अगर हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट मेजर करनी हो तो हमें 2 डिफिकल्टीज मेजर आती हैं। पहला ये कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो है उसमें हम डायरेक्ट करंट को यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट करंट की वजह से सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है और उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी वो नहीं रहती है, वो चेंज हो जाती है। ये जो इफेक्ट्स हैं इनको हम पोलराइजेशन इफेक्ट्स कहते हैं। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग डायरेक्ट करंट हम ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं इन द ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 550 टू 5000 साइकिल्स पर सेकेंड, क्योंकि ये वाली रेंज जो है ह्यूमन ईयर को ऑडिबल होती है। तो इस रेंज पे जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट को यूज करेंगे तो और ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज है ये हम एक सूटेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कि हमें कमर्शियली अवेलेबल होता है उससे हम अरेंज कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम है कि जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं हम ऑर्डिनरी गल्वानोमीटर को नहीं यूज कर सकते हैं, वो नल पॉइंट डिटेक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग गल्वानोमीटर हम हेडफोन्स का सेट यूज करते हैं। तो वो जो पॉइंट है जहां पे हमारे हेडफोन्स में मिनिमम नॉइज आता है वो पॉइंट हमें जो है नल पॉइंट दे देता है। सेकेंड प्रॉब्लम है कि अब सोल्यूशन को हम एक मेटालिक वायर या कंडक्टर की तरह तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें स्पेशल डिवाइस चाहिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पेशली डिजाइन्ड वेसल्स, कंडक्टिविटी सेल्स जिनको कहा जाता है, उनको लिया जाता है। तो ये आपके डायग्राम में 2 तरह के कंडक्टिविटी सेल्स दिख रहे हैं। इनमें जो इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं वो प्लैटिनम के होते हैं, विच आर कोटेड विद फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम नोन एज प्लैटिनम ब्लैक। ये प्लैटिनम ब्लैक जो है एक फाइन कोटिंग ऑफ प्लैटिनम जो प्लैटिनम की सरफेस के ऊपर की जाती है, इट इज डन बाय कैरिंग आउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्लोरोप्लैटिनिक एसिड। तो इस सेल में भी और ये जो सेकंड सेल है दोनों में जो प्लैटिनम ब्लैक है इस तरीके से अरेंज किया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि जो पोलराइजेशन इफेक्ट्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। उसके साथ अब सेटअप क्या है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है जिससे कि हम इस एक्सपेरिमेंट को
कंडक्ट करते हैं। तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसमें कि ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स लिया है एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 550 to 5000 साइकिल्स पर सेकेंड, और इसमें ये जो कंडक्टिविटी सेल है इसमें हमने वो सॉल्यूशन ली है जिसकी हमने कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस मेजर करनी है। तो इस कंडक्टिविटी सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम पॉइंट बी और सी व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट के बीच में अटैच कर देते हैं। तो इस सेल की जो भी रेजिस्टेंस है वो एक्स कहलाएगी। ये हमारा स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसमें हम खुद सिलेक्ट करते हैं कौन सी रेजिस्टेंस को हमने निकालना है। दिस एक्ट्स एज द वेरिएबल रेजिस्टेंस। और ये जो वायर है AC, इसके ऊपर हम जॉकी J को इस तरीके से चलाते हैं कि जिस पॉइंट पे हमारे हेडसेट्स में मिनिमम नॉइज आता है वो पॉइंट नल पॉइंट कहलाता है। मान लीजिए वो पॉइंट अगर D आया है तो R1 upon R2 will be R3 is AD and R4 will be CD. So at the null point or balance point we have resistance R, that is R1, upon resistance X, unknown resistance of the solution R2, is equal to resistance of wire AD upon resistance of wire CD. Now resistance of a wire is directly proportional to the length of the wire. So instead of using resistance of wire AD, we can use this length of AD and here length of CD. So to calculate X, we get the formula R into CD upon AD. तो ये R X हमारा निकल जाएगा, कंडक्टेंस, ये रेजिस्टेंस निकल गई तो कंडक्टेंस विल बी 1 upon X, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकाल ली, अब हम कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कंडक्टिविटी कापा हमें पता है, इट इज 1 upon रो, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, और रो भी हमें पता है, रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कापा इज इक्वल टू 1 upon R इंटू L अपॉन A। यहाँ 1 upon R आपकी कंडक्टेंस है और L upon A को हम सेल कांस्टेंट कहते हैं। तो कंडक्टिविटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग कंडक्टेंस विद सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट में L इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स। ये इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको L कहते हैं, और एक इलेक्ट्रोड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको A कहा जाता है। तो जब L upon A हमें पता होगा, कंडक्टेंस हम एक्सपेरिमेंट से निकाल लेंगे, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी या कापा की वैल्यू G इंटू सेल कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके निकल जाएगी। अब ये सेल कांस्टेंट जो है इसको कैसे मेजर किया जाता है। अब डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स जो है उसको मेजर करना या इलेक्ट्रोड की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मेजर करना, दैट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस बिकॉज सेल की कंस्ट्रक्शन में इंटरफेरेंस आती है, लेकिन हम इनडायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं बाय मेजरिंग द कंडक्टेंस ऑफ अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन हुज कंडक्टिविटी इज नोन। एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन जैसे कि फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड की नोन कंसंट्रेशन की सोल्यूशन नोन टेम्परेचर पे उसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू फिक्स्ड होती है, स्टैंडर्ड होती है, और हमें लिटरेचर से पता लग जाता है। फॉर एग्जांपल ये टेबल है जिसमें एट 298 केल्विन अगर मोलैरिटी 1 मोलर है तो कंडक्टिविटी की वैल्यू 0.1113 होगी। इसी तरह अगर कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है तो कंडक्टिविटी की वैल्यू एट 298 केल्विन 0.0129 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स होगी। तो दैट मीन्स कि कंडक्टिविटी की वैल्यू हम लिटरेचर से ले रहे हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला था कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस। तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी की वैल्यू हमने लिटरेचर से ले ली फॉर अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और कंडक्टेंस की एक्सपेरिमेंट से निकाल ली, और जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। उस पर्टिकुलर सेल के लिए वो वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो इस तरीके से एक बार डिटरमिन कर ली तो बार बार उसी वैल्यू को यूज किया जा सकता है। अब इसके ऊपर बेस्ड जितना भी आपने किया है, इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। जो फॉर्मूलाज हैं वो डेफिनेट सेम यूज होते हैं जो हम कर चुके हैं। सो लेट्स डू
The numerical is resistance of a conductivity cell containing 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohms. Resistance पता है और solution की strength भी पता है, solution की concentration भी पता है. What is the cell constant if conductivity of the same solution 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 0.146 into 10 raised to power minus 3 Siemens centimeter inverse. So conductivity is given, resistance is given, cell constant is conductivity over conductance. So you get the value. Now conductance हमें resistance दी हुई है, लेकिन conductance क्या होती है 1/R. तो 1 नीचे और R ऊपर, तो ये मल्टीप्लाई हो गया. तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.146 into 10 raised to power minus 3 ohm inverse centimeter inverse into 1500 ohms. So this value comes out to be 0.219 centimeter inverse. इसी तरह एक और न्यूमेरिकल है कि कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 0.025 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स. कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी. तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला है लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन c. कापा दिया हुआ है 0.025 इंटू 1000 अपॉन c आ गया 0.20 और सॉल्व करके हमारे पास आ गया 125.0 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं.